नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में तृणमूल कांग्रेस बाजी मारती दिखाई दे रही है। इन नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंची है। साफ है कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो वहीं उधर पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट पर अब ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। शुरुआती राउंड में यहां से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, जबकि अब ममता 2700 वोटों से आगे चल रही है। रुझानों में बढ़त के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में जश्न का माहौल है। कई टीएमसी समर्थक कोलकाता में भाजपा मुख्यालय के बाहर जुटे हुए दिखाई दिए। चुनाव के नतीजों के बीच कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक अब आमने सामने हैं। टीएमसी के समर्थक बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंच रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि बंगाल में तृणमूल, केरल में एलडीएफ और असम में भाजपा ही सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जो पहले से ही था। तमिलनाडु में हो सकता है कि कुछ बदलाव दिखे, वहां पर द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस हालांकि उसके साथ है। पुडुचेरी में मामला थोड़ा सा असमंजस भरा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में 4 घंटे में ही तृणमूल कांग्रेस 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर 200 से भी ज्यादा सीटों पर पहुंच गई है। हालांकि ये आंकड़ा 2016 में तृणमूल को मिली 211 सीटों से थोड़ा कम है। उधर नंदीग्राम में ममता बनर्जी भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से 2 राउंड में ही आगे हो गई थी, लेकिन 13वें राउंड की गिनती शुरू होते होते वो बता दें आपको 3000 वोटों से पिछड़ गई थी। लेकिन आपको बता दें कि 1972 से अब तक बीते 49 साल में बंगाल में ये 11वां चुनाव है और जो पार्टी जीत रही है उसका 200 से प्लस सीटों का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। यानी कि करीब करीब 49 साल, 5 दशक लगभग हो गए हैं, लेकिन जो भी पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनावी रण में जीतती है उसका जीत का आंकड़ा 200 के पार ही रहता है। तृणमूल ने आपको बता दें 2016 में 211, 2011 में 228 सीटें जीती थी और उससे पहले 7 बार लगातार लेफ्ट ने चुनाव जीता था। सिर्फ एक बार 2001 में लेफ्ट को 200 से 4 सीटें यानी कि 196 सीटें मिली थी। बाकी चुनावों में लेफ्ट को भी हमेशा 200 सीटों से ज्यादा का ही लाभ मिला है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद ने नतीजों के बाद ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा है। इस पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के साथ सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, पैसे और दल बदलू भी थे। दूसरी ओर डेरिक ओब्रायन का भी ट्वीट आया है। आपको बता दें उन्होंने कहा इन सब पर ममता, तृणमूल कार्यकर्ता और बंगाल की जनता भारी पड़ी है। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो असम के नतीजों पर सुबह से ही सबकी नजरें थी और यहां पर भी परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआती 2 घंटों के रुझान में भाजपा प्लस का बहुमत का आंकड़ा पार कर 78 सीटों पर पहुंच गई और उधर केरल की अगर बात करें तो सत्ताधारी लेफ्ट को आसानी से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, ऐसा लग रहा है कि बंगाल में खेला हो चुका है, क्या कहेंगे? जी उमंग, बंगाल में खेला हो गया है और ममता दीदी का जादू जो है वो दोबारा चला। हालांकि देखिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने भी बड़े नेता भाजपा के, उनके प्रतिष्ठा का एक विषय बन गया था और पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। लेकिन बंगाल की जनता ने फिर एक बार ममता दीदी पे भरोसा जताया और उनकी टीएमसी को आगे बहुमत मिला। हालांकि ये एक सोचने वाली बात भी है कि जो अपनी जो उनकी सीट थी जिसपे उन्होंने खुद व्यक्तिगत दांव लगाया था, नंदीग्राम सीट पे,
उस पे वो काफी पीछे चल रही हैं, लगभग 11,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये उनकी प्रतिष्ठा की बात थी और उन्होंने कहा था कि वो शुभेंदु को सबक सिखाएंगी। जितने भी लोगों नेताओं ने बगावत की है, जितने भी लोगों ने टीएमसी के लिए के खिलाफ बात करी, दूसरी पार्टी में ज्वाइन की, उनको सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन ये उनके लिए भारी पड़ा और वहां से वो 11वें राउंड चल रहे थे, लगभग 11,000 वोटों से शुभेंदु आगे चल रहे हैं। वहां से इनको नुकसान मिलेगा और ये हालांकि जिस तरीके से चुनाव के जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो पक्ष में है। और ये कल सुबह से जो चर्चा हो रही थी कि जो मैजिकल नंबर है 200 का वो कोई पार नहीं कर पाएगा, लेकिन शुरू के रुझान के बाद धीमे धीमे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो 70 से 80 सीटों का जो अंतर है जीत का, वो बहुत कम है, लगभग 2,000 वोटों से कम है। तो बहुत करीबी मामला रहा, लेकिन जो एक शुरुआती दौर से बंगाल का देखा जाए तो जो लेफ्ट की स्थिति थी, वो जो कांग्रेस की स्थिति थी, वो पूरी तरीके से वहां साफ हो गए और लड़ाई दो बड़ी पार्टियों के बीच में रही, टीएमसी के बीच में और बीजेपी के बीच में। हालांकि बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, एक समय में 3 सीटें थी और आज इतनी सीटें लेके आए, लेकिन ये जैसे रुझान भी बता रहे हैं और जो सर्वे भी बता रहा है, प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि 100 सीटों के अंदर ये सिमट जाएंगे और कुछ इसी तरीके का जो लोगों ने अनुमान लगाया था, जो रुझान बता रहे थे, कुछ उसी तरीके के नतीजे हमें देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से सुबह भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत का मुख्य कारण ममता बनर्जी रही और ये इस वजह से नहीं कि वो अपनी पार्टी की अध्यक्षा है या फिर तृणमूल कांग्रेस की वो नेता है या फिर हम यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, या फिर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में करीब 62 दिनों की चुनावी प्रक्रिया के बाद में ये जो आज परिणाम आ रहे हैं, इन 62 दिनों में हमने न जाने कितनी बार चर्चा करी है, कई अलग अलग हमें यहाँ पर विचार भी मिले हैं, कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं। ये भी प्रतिक्रिया थी कि एक अकेली दीदी सारे दिग्गजों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो प्रमुख जो कारण है, जैसा कि सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से मुख्य चेहरे का यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे का नदारद होना पूरे प्रचार के दौरान सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के खिलाफ प्रचार करना, जो कि खैर हर पार्टियां करती हैं, और उसके अलावा ममता बनर्जी के ऊपर तीखे प्रहार करना। हालांकि ममता बनर्जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरे का ना होना कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। चंद्रसेन जी। बिल्कुल उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जनता जब चुनती है और हमेशा ये देखा जाता है कि जो जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ एक लहर चलती है, तो यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को और भी मात्रा में बहुमत मतलब जो जिस तरीके से सीटें मिली और भी ज्यादा मिल सकती थी अगर एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने होता। देखिए, एक बात और बहुत स्पष्ट है कि जो बंगाल के लोग हैं वो बाहर से आए लोगों को बहुत कम तरीके से स्वीकार कर पाते हैं। बाहर से ला करके कोई चेहरा बैठा देना, किसी पार्टी से लाके चेहरा तोड़ देना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है उन लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बाहर के लोग आ गए और नया चेहरा बैठा दिया गया और जो मुख्यमंत्री हैं पद पे कौन रहेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका स्पष्ट ना होना, ये बहुत ज्यादा नुकसान दे कर गया भारतीय जनता पार्टी को। उमंग जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने देखा भी सही, और हालांकि उस समय ये बात थोड़ी अटपटी भी लग रही थी, जैसे जैसे टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल भी हो रहे थे, भले ही वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर और कोई बड़ा नाम हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये थी चंद्रसेन जी कि जब मिथुन चक्रवर्ती जब बीजेपी के अंदर शामिल हुए, उनसे पूछा भी गया था एक संवाददाता के द्वारा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आप बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, जो आलाकमान तय करेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, उस पर विचार होगा। तो उस समय तो ये बात हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार के दौरान थोड़ी हम कह सकते हैं कि अनदेखी कर दी गई। लेकिन आज अगर उस बात को भी हम देखें, और शुभेंदु अधिकारी से भी कई मरतबा ये चीज़ पूछी गई है, और एक बार तो अब जैसे हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का नाम जब उछाल दिया था तो असंतोष की भावना यहां पर फैल गई थी। इसका मतलब कि जो बीजेपी के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल के, कहीं ना कहीं वो भी अपनी कुछ दबी छुपी भावनाएं लेकर बैठे हुए थे। चंद्रसेन जी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, किसी भी लड़ाई में नेतृत्व के स्थान पर कौन बैठा है, किसके अम्ब्रेला के अंदर किसके नेतृत्व में वो लड़ाई हो रही है, बहुत मायने रखता है। इससे लोगों में उत्साह रहता है, लोगों में एक जोश रहता है। जो कार्यकर्ता होते हैं यही जीत तय करते हैं। हर बूथ का कार्यकर्ता जीत तय करता है कि कैसे जीतना है, लेकिन जब आपको ये पता नहीं होता कि इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद जब हम जीतेंगे तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा, ये अपने आप में अहम प्रश्न बनता है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन अगर ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही सारे स्टेट में इलेक्शन लड़ती है। बंगाल के लिए नई बात नहीं थी। वहां मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बहुत कम स्टेट में ये जाना गया है। वहां पर किस बड़े नेता को किस पदवी मिलेगी, क्या पद मिलेगा या क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी स्टेट में कभी भी ये क्लियर नहीं किया है। जितने स्टेट के इलेक्शन हमने देखे हैं और जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव बताता है कि पिछले 10 साल में कभी भी ये तय नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी स्टेट में ये रहेगा, और इसका खामियाजा बंगाल में उठाना पड़ा। एक सरकार के खिलाफ, ममता जी के खिलाफ एक लहर जरूर बनी थी। जिस तरीके से मोदी जी ने प्रचार किया, अमित शाह साहब ने प्रचार किया, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दांव पे लगा दिया था, तो वो जो मैजिकल आंकड़ा था, जो बहुमत था, जो सरकार बनाने का दावा था, वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि जो उनके बीच से जो निकल के आते हैं, बंगाल के जो बड़े नेता जो भाजपा के निकल के आते हैं, उन पर भरोसा नहीं जताया गया, और ये नहीं बताया गया कि अगर चुनाव जीतते हैं तो ये आपका वो शख्स रहेगा या ये नेता रहेगा जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और ये कमी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उसका साफ साफ जो रिजल्ट आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और कहीं ना कहीं जो हमने पहले भी इस बारे में बात करी है कि टीएमसी के जो 50 से भी ज़्यादा नेता और छोटे मोटे भी नहीं दिग्गज कहे जाने वाले नेता जब बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता में कुछ इस तरह की बात सामने आई कि जो नेता इतने सालों से एक पार्टी के साथ में था वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जनता देखिए, जनता बहुत ज़्यादा गुणा भाग करके सोचती नहीं है, जनता बहुत साधारण तरीके से सोचती है, और शायद ये सोच पश्चिम बंगाल की जनता में आई होगी कि इतने सालों से जिस पार्टी की वजह से शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको जमीन दी, एक धरती पकड़ करने की एक उनको ताकत दी, उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य वहां से संवारा, और उसके बाद में आज जब उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दिया या फिर बीजेपी ने प्रलोभन दिया, दोनों में से कोई सी भी बात अगर देख ले तो वो पार्टी छोड़ दी उन्होंने और दूसरे पाले में चले गए। तो क्या ये बात भी पश्चिम बंगाल की जनता ने सोच के रखी हुई थी, और इस सोच के साथ में मतदान में भी इस सोच को बखूबी तरीके से हम कह सकते हैं मतपेटियों में डाला? बिल्कुल सही। देखिए, सिर्फ अगर हम बंगाल की बात न करें, अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें तो इलेक्शन 5 साल के बाद आता है, और नेता जो प्रचार प्रसार करते हैं वो चुनाव के कुछ समय पहले शुरू करते हैं, लेकिन जो ये बूथ एजेंट होता है, जो उस ब्लॉक का कार्यकर्ता होता है, ये 5 साल तैयारी करता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बातें करता है, पार्टी की बात करता है। लेकिन ठीक इलेक्शन के कुछ दिन पहले जब इस बड़े कद के नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो अपना निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन जो बूथ का कार्यकर्ता, जैसे शुभेंदु की बात करें कि वो टीएमसी में रहे, उसके बाद में उन्होंने वहां पर सारी चीजें अपनी शुरू करी और एक कार्यकर्ता उनसे जुड़ा, लेकिन जिस मौके पर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो लेकिन वो जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहा है, जिन्होंने आपस में वैमनस्य रहा है, तो वो तो पार्टी नहीं चेंज कर रहे हैं ना, वो तो पार्टी की आइडियोलॉजी पे ही चलेंगे। वो अपने जो उन्होंने 5 साल की मेहनत करी है, वो एकदम से वो पार्टी नहीं बदल सकते। बड़े नेता पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, और अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो दूसरी पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन जो बूथ एजेंट होता है, जो एक जिले का कार्यकर्ता होता है, वो पार्टी कैसे बदल लेगा? वो तो 5 साल उसी पार्टी की खिलाफत करता है, उसके खिलाफ माहौल तैयार करता है। लेकिन जब ये चुनाव में बड़े नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक कैरियर के लिए पार्टी बदल लेते, तो उसके लिए बड़ी विषम स्थिति होती है, क्योंकि वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे समय पे उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ वोटिंग होती है, पोलिंग होती है, और उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सारी विचारधाराएं बिल्कुल पश्चिम बंगाल की जनता ने मतदान करते समय सोचा भी होगा, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरा ये 62 दिन तक चुनावी प्रक्रिया चली है उसमें पश्चिम बंगाल की जनता ने हर एक पहलू पर जरूर गौर फरमाया होगा, और शायद हम कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास के अंदर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा ना बताने की बात हो, या फिर ममता बनर्जी को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो, या फिर टीएमसी के 50 से भी ज्यादा नेता जो बीजेपी में शामिल हो, मतलब जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा था चंद्रसेन जी, बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी को वो टस से मस नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में, अब देखिए, जब भी कोई भी चुनावी परिणाम आते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद कई जुमले सोशल मीडिया के जरिए नजर में आते हैं। ऐसे ही अब ऐसा लगता है
कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ममता बनर्जी को संबोधित करते थे तो दीदी ओ दीदी कहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है चुनावी परिणाम लगभग आने के बाद में दीदी ओ दीदी की जगह दीदी ही दीदी हो गया है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी शेखर त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश जी आपके पास पहले आना चाहूंगा, दीदी ओ दीदी की जगह दीदी ही दीदी अब हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, और अपने आप रिजल्ट में कहा जा सकता है जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों ने डेरा डाले रखा, और यूं माना जाए तो सिर्फ अभी से मैंने शुरू नहीं हुई थी। तकरीबन कैलाश विजयवर्गीय को प्रभार सौंप दिया गया था, उसके बाद में लगातार उनका बंगाल दौरा बना रहा और जिस तरीके की मेहनत रही, कुल मिलाकर के वो दौर याद आ गया जब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के सामने ममता बनर्जी एक प्रकार से नंदीग्राम के मामले में बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी। और उस दौर में एमपी और लेफ्ट के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के में जो कुछ भी मतदाता ने वहां पर देखा, लेकिन ममता दीदी के फेवर में मोहर लगाई और ममता दीदी कहीं न कहीं वहां पर सीएम बनी। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यूं माना जाए तो जहां कुछ भी नहीं था, एक तो पॉजिटिव लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सोचा जाए तो माना जा सकता है जहां कुछ भी नहीं था, लोकसभा में आपके पास अच्छी सीटें आई, लेकिन विधानसभा के लिहाज से आप बहुत कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार बनाने के लिहाज से आपको जो प्रयोग वहां पर करने चाहिए सिर्फ स्टार प्रचारकों के दौरों के अलावा वो प्रयोग आप नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं न कहीं स्थानीय भाषा, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समन्वयता, स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपयोग और कहीं न कहीं ममता दीदी का पुराना वर्चस्व, यानी कि ये इस मिथक को तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हद तक मुश्किल था। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इतना हल्के में बंगाल की जंग को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को उस सीट से हरा पाना एक भारतीय जनता पार्टी के अभी जो डिबेट इससे पहले हुई थी उसमें मैंने कहा था, क्योंकि एक कद जिस लीडर का होता है उस कद के नेता को तैयार करना, वहां पर चुनौती देना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम वो लीडर जो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, जो सिफरसाला करते थे, भले वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास में आकर के मिल गए, लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें कार्यकर्ता के मन में घर कर चुकी थी, स्थानीय मतदाताओं के दिमाग में बैठ चुकी थी कि जो आज टीएमसी के साथ है वो बीजेपी में चले गए और कहीं कहीं मौका मिलने के साथ ही वो टीएमसी में वापस भी आ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो विश्वसनीयता वाला सवाल था वो भारतीय जनता पार्टी वहां के मतदाता में जागरूक नहीं कर पाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो मैं बार बार इसी बात को कहूंगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास में ममता बनर्जी को चुनौती देने लायक नहीं था। अगर कोई चेहरा वहां पर ऐसा होता जिसकी बाकायदा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषणा की जाती तो शायद फायदा नहीं होता। जी बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अब तो कुछ ही समय बस बचा है पूरी तरीके से चुनावी परिणाम आने में, और जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, कुछ एक आध बात को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा जो भी पार्टी ने चुनावों में जीती है वो 200 प्लस से ज़्यादा ही सीटें लेकर आई हैं। खैर शेखर जी आपका रुख कर लेते हैं। जिस प्रकार से ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के थिंक टैंक को सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी, और उसके अलावा एक और पार्टी को ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगी जिसका अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि साफ तौर पर अगर पिछले कुछ विधानसभा चुनावों पे हम नजर डालें, बीजेपी के इस जीत के रथ को रोकने में अगर किन्हीं पार्टियों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है तो वो उसी राज्य की क्षेत्रीय पार्टी ने निभाई है। उत्तर प्रदेश इसका अपवाद रह सकता है, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी को रोकने में और कह सकते हैं कि लगभग कहीं कहीं पर धराशायी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यही अब पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। तो क्या आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष एक जो तैयार होता है, कभी टूटता है, कभी बिखरता है, फिर वापस आता है, उसका एक प्रमुख चेहरा भी बन सकती हैं? शेखर जी देखिए उमंग, दो तीन चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। किसी भी राज्य की जो राजनीति है उसको समझने के लिए हमको केवल ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल या 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है या ममता बनर्जी 10 साल से वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन चीजों को ही देखना है। हिंदुस्तान में हर स्टेट का अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस चीज को हमें समझना होगा। इससे पहले भी कई लेखों में मैंने जिक्र किया और कई डिबेट्स में जब मैं बैठा तो मैंने हमेशा इस बात को कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में या केरल में या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कर देगी, खासतौर से पश्चिम बंगाल में, कि वो जब हम 2 मई की सुबह उठेंगे तो बिल्कुल बदला हुआ नजारा होगा, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। उमंग, इस बात को मैं सिद्ध करता हूं, आप इस बात को समझिए कैसे।
ममता बनर्जी खुद भी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके एक समय पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया और उसके बाद जाकर के अपनी ये तृणमूल कांग्रेस उन्होंने बनाई। और जब उनको पहली जीत मिली है, जब लेफ्ट का किला वहां पर गिरा है, उस समय तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो उससे पहले लेफ्ट में थे। समझिएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार, चलती हुई सरकार में बैठे हुए कई कबीना मंत्री थे। ऐसी स्थिति होती है। तो जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स की शिफ्टिंग की बात है, ये एक अनवरत प्रक्रिया है। वो अपना भविष्य देखते हैं, वो अपनी राजनीति देखते हैं और उसके तहत वो चलते हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में मैं पिछले 2 दशक से ऊपर हुआ जब से इनके चुनाव को देख रहा हूं, एक सीट जिसका जिक्र आज कोई पत्रकार नहीं करेगा, वो सीट है सतगछिया। सतगछिया सीट किसी समय ज्योति बसु की परंपरागत सीट होती थी। खास बात यह है कि जब आप सतगछिया जाने लगेंगे, जब उनके गांव तक ज्योति बाबू के जाएंगे, तो गुलमोहर के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं। तो गर्मी में जब वो गुलमोहर खिलता है और उसके लाल फूल गिरते हैं तो पूरी सड़क भी लाल हो जाती है। ये एक वहां का एक विजन है, मतलब लेफ्ट का रंग लाल। तो आप देखिए यहां से शुरू होता है। अब सतगछिया की जहां तक बात है, तो सतगछिया में ज्योति बसु जब चुनाव लड़ते थे तो एक घर ऐसा था जिस पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह वहां पर एक दीवार पर उन्होंने पेंट कर दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो घर बम से उड़ा दिया गया और उसकी 3 दीवारें गिर गई। जिस पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था वो दीवार नहीं गिरी। मतलब मैसेज साफ था कि घर उड़ा दिया जाएगा, जान चली जाएगी अगर यहां पर ज्योति बाबू या लेफ्ट के अलावा कुछ सोचते हो। इसी तरीके से एक चुनावी रैली में एक सतगछिया के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, वहां पर उसने ज्योति बासु का वो निकल रहा था, प्रचार कर रहे थे अपना, उनके लोग निकल रहे थे। एक आदमी ने कांग्रेस का झंडा लहरा दिया, वो कांग्रेस का समर्थक था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए। ये पश्चिम बंगाल का वायलेंस एंड है। मतलब आप समझिए कहां से वायलेंस शुरू होती है। तो ये वो पश्चिम बंगाल है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर ताकत झोंकी, लेकिन आप बताइए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन सा झंडे गाड़े हुए थी जिसकी वजह से आज 21 के चुनाव में सरकार बनाएंगे। अधिकारी हो, आप असम चले जाइए, असम में देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, लेकिन असम में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की वजह से ही मिल रही है। शेखर जी ने बड़ा एक रोचक यहाँ पर किस्सा बताया पश्चिम बंगाल के ही सतगठिया इलाके का, जहां से ज्योति बसु आते हैं और जहां पर गुलमोहर के फूल जो कि लाल रंग के, जो कि लेफ्ट का कलर भी है, वहां से जो एक कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की एक वायलेंस वाली राजनीति की जो छवि बनकर आती है, शुरुआत जहां से होती है। तो एक मैसेज यहां पर साफ था कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह की राजनीति होती है। कई घटनाएं हमने इस चुनाव प्रचार के दौरान भी देखी है और बीजेपी ने अगर खास तौर पर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा जो उठाया वो चुनावी हत्याओं का, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं का ही उठाया। लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो प्रसंग शेखर त्रिवेदी जी ने बताया था उससे ये लगता है कि बहुत सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति रही ही ऐसी है, तो ये सारे मुद्दे बेमानी हो गए। कुमार राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी शेखर त्रिवेदी जी एक प्रसंग उन्होंने यहाँ पर बताया और पश्चिम बंगाल की राजनीति का जो इन्होंने जिक्र किया है और बीजेपी की हार जो यहां पर दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि ये सारे तमाम कारण तो थे ही थे, साथ ही साथ किसान आंदोलन और कोरोना की सुनामी मोदी लहर को बहा कर ले गई? क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? देखिए, कोरोना सुनामी का विषय बिल्कुल अलग हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शेखर जी की बात से लाल किला का जो राजनीतिक रूप वहाँ पर रहा है वो काफी सालों तक चर्चा में रहा है और जिस तरीके से कहीं न कहीं ज्योति बसु इलाके को उन्होंने वाकिया दिया अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और नए लोगों को सीखने की आवश्यकता भी है। काफी इतिहास रोचक इतिहास वहाँ का रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का राजनीतिक घटनाक्रम आज ये बोल रहा है, उनकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ। ममता बनर्जी जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में थी, वहां से बगावत हुई, वो छोड़ा, उसके बाद में टीएमसी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाई। यानी कि लंबा राजनीतिक अनुभव और कुल मिलाकर के इतना बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव जो कहीं न कहीं वहाँ के वोट बैंक को, वहाँ के मतदाताओं को अपने तरफ खींचने के लिए काफी पर्याप्त था, काफी था। क्योंकि एक दौर की राजनीति में लेफ्ट के साथ संघर्ष करके जब टीएमसी सत्ता में आई तो अपने आप में काफी बड़े वादे, विकास के कार्य और स्थानीय मतदाता के साथ नजदीकी ममता बनर्जी की लगातार रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनावी माहौल में
में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के हमलों को लेकर के सहानुभूति की लहर बटोरने में पीछे नहीं रहती है, वही वाकया ममता बनर्जी ने बिल्कुल बीजेपी के साथ किया है। जिस तरीके से उनके पैर में चोट लगी और लगातार चुनाव प्रचार पूरी तरह से व्हील चेयर पर रहा, लगातार उनके साथी पार्टी छोड़कर के, टीएमसी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे थे। एक प्रकार जनता के बीच में भावनात्मक मैसेज ये भी गया कि जो महिला अकेली है, जिसके साथी उसके सिपहसालार उसको छोड़कर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, यानी कि वो अकेली जंग के मैदान में चुनावी रण में है, तो उसका साथ देना आवश्यक है। उसी प्रकार से पैर में चोट दी और लगातार सभाएं व्हील चेयर के ऊपर की, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से भावनात्मक मैसेज आम मतदाता के बीच में गया, तो काफी हद तक उसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन मैं बार बार उसी जगह पर आपका ध्यान फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए दौर की राजनीति वहां पर जिस तरीके से उन्होंने शुरू की, नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। बीजेपी के रुख के लिहाज से देखा जाए तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वहां आने की संभावना बन रही है। तो जाहिर सी बात है, राज्य को एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत सरकार के तौर पर वहां दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारकों की रैलियां, तमाम चीजें, तमाम वादे, तमाम इरादों को लेकर के भले ही चुनावी मैदान में उतरी हो, लेकिन अभी भी मतदाता के साथ सीधा जो करेक्टिव जो लिंक की जो हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा जो बंगाल को संभालेगा, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु, ममता बनर्जी, इन चेहरों के बाद एक चेहरा वो भी तो होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये दम ठोक सकेगा, हाँ मैं हूँ बंगाल का मुख्यमंत्री जो इसको संभालूंगा। तो कुल मिलाकर के वो जो आपस में समन्वयता एक मतदाता के साथ में सामंजस्यता स्थापित होनी चाहिए थी कि हमारा व्यक्ति है, ये हमारे राज्य का व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनेगा, तो कुल मिलाकर के वो जो भावना मतदाता के मन में होती है वो नहीं पहुंच पाई। आप तमाम मुद्दों का जिक्र करके वहां तक जाते रहे, केंद्र की योजनाओं का हवाला देते रहे, एनआरसी का भी जिक्र आपने किया, तमाम चीजों की बातें की, बांग्लादेशियों को घुसपैठियों की बातें भी आपने की, लेकिन आपने उन मुद्दों को छुआ तक नहीं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित करते हैं। आप जागे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, यानी कि हिंसा के ऊपर आपने बयान दिए, लेकिन कानून व्यवस्था की रूपरेखा टीएमसी से पहले भी लेफ्ट के दौर में ऐसी रही है। लेकिन आपने क्या किया, केंद्र की योजनाओं के लिहाज से आपने अगर किसानों के लिए योजना भी शुरू की तो चुनावी माहौल में शुरू की, और उस दौर में शुरू की जब दिल्ली की बॉर्डर पर यूं माना जाए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे थे, यानी कि आपने चुनावी माहौल में तमाम घोषणाएं की। कोरोना वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन के लिए भी आपने यही कहा था अगर हम जीतते हैं यहाँ पर तो वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। तो आम मतदाता इन तमाम चीजों को समझता है, तमाम चीजों को जानता है। मतदाता जिस तरीके से डाइवर्ट होता है वहां पर सीधा संबंध जब तक मतदाता से नहीं होगा, बूथ स्तर की कार्यकारिणी जाकर के मतदाता से संपर्क नहीं साधेगी, और बूथ स्तर ही सबसे मजबूत स्तर होता है जो मतदाता को बाहर निकालता है और पार्टी के फेवर में मतदान कराता है। तो जाहिर सी बात है तमाम विषयों पर आपने तमाम राष्ट्रीय नेता भले ही पश्चिम बंगाल में झोंकती हो, तमाम रैलियां आपने पीएम से लेकर के तमाम गृह मंत्री तक की आपने झोंक दी हो, लेकिन आप मतदाता से सिर्फ रैलियों में भीड़ जुड़ाने के अलावा आप मतदाता से सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पाए, और यही कारण था। फिर भी अगर पॉजिटिव लिहाज से, सकारात्मक लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों की तुलना में एक पश्चिम बंगाल में उस राज्य का उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज, जिसका संगठनात्मक कार्यकलाप अब पहले की तुलना में ज्यादा चल पाएंगे, विधायक अच्छी संख्या में आ पाएंगे, तो जाहिर सी बात है जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से बिल्कुल क्लीन स्वीप वाली बात की जा रही थी, तमाम वो रैलियों के फोटोज दिखाए जा रहे थे, वीडियो दिखाए जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण शुरुआत से हमारा यही रहा है कि ममता बनर्जी को इतनी आसानी से वहां की सत्ता से बाहर निकाल पा रहा भारतीय जनता पार्टी की इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, कहीं ना कई बार अब इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि ममता बनर्जी को हल्के में लेना बीजेपी के लिए बहुत हल्का सा साबित हो गया, और ये इस समय तक के जो चुनावी रुझान या फिर जो अभी तक के परिणाम आ चुके हैं उससे साफ ये जाहिर होता है। खैर चंद्रसेन जी, आपका मैं रुख करूंगा, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जीत आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए एक टॉनिक का काम करते, लेकिन अब ऐसा लगता है टॉनिक की शीशी ही जैसे फूट गई हो। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें हम स्थितियों की, तो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं, भले ही वो कोई सा भी क्षेत्र हो, स्थिति थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन एक परीक्षा उत्तराखंड में होनी अभी बाकी है और पंजाब में तो कठिन परीक्षा होने वाली बाकी है। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की इस हार का नतीजा आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कैसा और क्या पड़ सकता है? चंद्रसेन जी। बिल्कुल, देखिए भाजपा के तमाम दावे जो है ध्वस्त हो गए हैं और दोहरे शतक के साथ दीदी की हैट्रिक लगभग तय है।
इसका साफ साफ पूरे देश में संदेशा जाता है कि एक और जब ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है तो विपक्ष का रोल खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने जीत हासिल की है, ममता दीदी की जीत की ओर आगे बढ़ रही है, उससे विपक्ष में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं। और अभी जैसे ही जीत की ओर बढ़ रही थी ममता दीदी, और वैसे ही उत्तर प्रदेश से भी बधाइयों के दौर शुरू हो गए थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उनको बधाई दी है और पूरे एक लहर जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको एक छोटा सा ब्रेक जैसा लगा। जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन है अगले साल में, उत्तराखंड में है और पंजाब में स्थिति तो पहले से इतनी अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये भी देखिए कि हमेशा जो सरकार होती है उसको जनता का रोज झेलना पड़ता है, उसको उसके तमाम तरह की उम्मीदें होती हैं सरकार से, जो सारी उम्मीदें पूरी कर पाना किसी के लिए भी खैर उतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसका असर पड़ता है। विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं उनको ये मौका मिलता है, तो एक उम्मीद की किरण ये उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के लिए भी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए भी। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ममता जी ने जो जीत हासिल की है तो एक उम्मीद जगी है लोगों में भी कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के अगले साल में चुनाव है उसमें कुछ इनको मदद मिलेगी और एक हौसला, जिसे कहते हैं हौसला बढ़ा है विपक्ष की पार्टियों का। उमंग जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की इस हार से दूसरे राज्यों में विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं उनका हौसला जरूर बढ़ा है, और यही शायद एक वजह है कि इस चुनावी परिणाम के आने के बाद में तमाम विपक्षी नेताओं के बधाइयों के संदेश वहां पर पहुंच गए। और जिस प्रकार से हमने शुरुआत में भी कहा था कि बीजेपी विरोधी जो एक खेमा कभी बनता है, बिखरता है, फिर उठ के खड़ा होता है, उसकी एक प्रमुख नेता के तौर पर ममता बनर्जी उभर सकती है। खैर शेखर जी, आपका रुख करते हैं और थोड़ा आपके साथ में इतिहास की ओर जाते हैं। जिस प्रकार से आपने अभी सदगठिया सीट का आपने जिक्र किया था, तो वैसे ही अगर बात की जाए पिछले 70 सालों की, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही पार्टियां हैं जो अभी तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही हैं। उनमें से कांग्रेस लगभग 17 साल एक बार, 5 साल एक बार, यानी कि 22 साल कांग्रेस का शासन रहा, 34 साल वाम दल का शासन रहा और 10 साल से अब ममता बनर्जी हैं और अब आगे का टाइम भी ममता बनर्जी का ही आने वाला है। तो जिस प्रकार से आपने जिक्र किया था सदगठिया सीट का, तो क्या हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से अब तीसरी बार यानी कि हैट्रिक ममता बनर्जी लगाने वाली हैं, तो ज्योति बसु से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक हम कह सकते हैं कल्ट फेस ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बन चुकी है? शेखर जी देखिए, तुलना किसी की मत कीजिए। ज्योति बाबू अब है नहीं। ज्योति बसु जिस तरीके से चुनाव लड़ते थे या जिस तरीके का लेफ्ट का कैडर था उस समय का, तो दौर बहुत अलग था उमंग जी। आज बहुत सारे लेफ्ट के लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के साथ में हैं और ये दौर अलग है। तो ज्योति बसु का जो भारतीय राजनीति में कद है और जो ममता बनर्जी का भारतीय राजनीति में कद है, दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते जी। एक चीज। दूसरा, जैसा अभी डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी ने कहा, मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं कि भारतवर्ष की, केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो भी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाली पार्टियां हैं वो इस समय ममता बनर्जी को लगातार बधाई दे रही हैं जी, और वो देंगी। इसी तरीके से जो बात अभी राकेश जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली वहां थी नहीं। अगर आप देखेंगे पुराना इतिहास भी आप देखेंगे तो जो जसवंत सिंह हुआ करते, वो जैसे दार्जिलिंग की सीट वो जीत गए थे अटल जी के दौर में। हाँ, तो एक गोरखालैंड की मांग रही है, तो पश्चिम बंगाल में वो 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो कुछ अपना खेल करती रहती थी। लेकिन जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी आज आकर के खड़ी हुई है, इससे पहले वो वहां पर नहीं थी। मैंने कहा कि ओवरराइट अगर कोई ये सोच रहा था या कोई एनालिस्ट ये बता रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, या कल आने वाले समय में कोई केरल में यही दावा करे या तमिलनाडु के लिए दावा करे, तो ये समझ लीजिए कि वो ओवरनाइट नहीं होने वाला। वहां एक बेस तैयार हो गया। अब यहां से बीजेपी चलेगी, हो सकता है अगले 5 साल बाद या उसके 5 साल बाद, यानी अगले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का वहां पे स्थापित एक चेहरा भी हो और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार भी हो। उमंग, एक बात जो कोई पत्रकार नहीं कहेगा लेकिन जानते सब हैं, जब भी आप विश्लेषण करें एक सच्चाई हमेशा आप जरूर बताना चाहिए, मैं बोलूंगा उस बात को जी, कि ममता बनर्जी के साथ में इस समय जो बधाइयों का सिलसिला चल रहा है या फिर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हुई है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, उनके साथ कौन आया कौन नहीं आया ये अपनी जगह पे, लेकिन पूरे देश में
दो ध्रुवीय राजनीति ही चल रही है जी। एक है मुस्लिम और दूसरा है हिंदू तबका जी। आप इसको माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी को आप सांप्रदायिक कहते हैं और बाकी सब दूध के धुले हैं। नहीं, हमारा एक पत्रकार बीते दिन नहीं रहा, आप देखिए कि उसकी मौत के ऊपर भी किस तरीके के कमेंट किए गए जी। तो ये स्थिति है आम लोगों के। मान लीजिए मैं जिस बात को बोल रहा हूं उससे कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं सहमत होंगे, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस असहमति की जो जगह नहीं बचती है समाज में, उसको हमें समझना होगा। इस बात को भी समझना होगा उमंग कि पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो, दिल्ली में जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम आबादी को योजनाबद्ध तरीके से बचाया था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी योजनाबद्ध तरीके से बचाई गई है। आप वहां लोकसभा का चुनाव आज की तारीख में जीत सकते हैं, कुछ सीटों पर, बहुत सारी सीटों पर भी जीत सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव, जितना चुनाव छोटा होता जाएगा उतना ही आपको कठिन होता जाएगा उस चुनाव को निकालना। इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, जैसे 2022 में जो चुनाव है, जो अभी आपका सवाल था कि अगले वर्ष जो चुनाव है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस बात को समझिए कि जिन जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ जाएगा वो 100% एक ही तरफ जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने आप को बैक कर लिया, लेफ्ट ने अपने आप को बैक कर लिया। अभी तक ये जो गठजोड़ बनाते थे इन्होंने कहा नहीं हम पीछे, ममता दीदी तुम ही आगे। अब वो सीधा मुकाबला हो गया ममता बनर्जी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में। उसका नतीजा क्या हुआ कि उधर 100% एक तरफ पड़ा, लेकिन बाकी जो हिंदुआना वोट था वो हो सकता है बाइफरकेट हुआ हो और इसकी वजह से ये परिणाम हो। यही चीज उत्तर प्रदेश में होगी, यही चीज अगले साल पंजाब में होगी, यही चीज हर चुनाव में हर प्रदेश में अब देश भर में होगी। क्योंकि जब आप किसी घाव पर इलाज करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भभकता है और उसकी भभकन जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, हम बांग्लादेश के घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, इन लोगों को अगर हम ये कह लें कि नहीं अब हिंदू गंगा जमनी संस्कृति है और भारत में सब चलता है तो भैया धर्मशाला है, फिर आप खोले रखिए, जो इन्हें करना वो करेंगे। लेकिन आप हकीकत से दो चार होना चाहते हैं तो आज इन एनालिसिस में आप ये समझिए, अखिलेश को भी मुस्लिम वोट चाहिए इसलिए वो दीदी के पीछे खड़े हो गए। कल को दीदी अगर ये कह देंगे हाँ अखिलेश तो मेरा भतीजा है तो मतलब मुस्लिम वोट इनको जाएगा। ये सिस्टम, इसको समझना होगा। जी बिल्कुल शेखर जी, बहुत एक अच्छा एक पॉइंट आपने यहाँ पर दिया है। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारी कई बार इस बारे में बात हुई है। अभी जैसे शेखर जी ने कहा कि पूरा देश इस समय राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से दो हिस्सों में बंट गया है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात हुई, लेकिन आपकी मेरी जब चर्चा हुई थी तब ये चीज़ निकल कर आई थी और ये कहीं ना कहीं उसी बात से पूरी तरीके से मिलता है जब आपने और मैंने बात करी थी कि देश इस समय दो हिस्सों में बटा है, एक पक्ष और विपक्ष। पक्ष वो जो बीजेपी या फिर केंद्र सरकार के साथ में खड़े हैं, जो आइडियोलॉजी, और दूसरा विपक्ष वो जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। और इसको जी शेखर जी, आइडियोलॉजी मत चाहिए इसको। जी देखिए, यहाँ पर दो चीजें, आइडियोलॉजी जब आप कहेंगे तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड पे नहीं होती है सिर्फ, जी वो एक धार्मिक एंड पे भी जाती है। जी आप इस बात को समझिए। तो मैं बता रहा हूं, मैंने जामा मस्जिद के इमाम का एक बार इंटरव्यू लिया। मैंने उनसे पूछा कि आपको किस बात पे फख्र ज्यादा है, एक मुसलमान होने में या भारतीय मुसलमान होने में? उन्होंने कहा मुझे फख्र है। जामा मस्जिद का इमाम ये कह रहा है कि मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं। तो आप उसी से अंदाजा लगाइए, उनके लिए जो सिस्टम है वो सिस्टम है, उसमें इफ एंड बट नहीं है। और वो केवल हिंदुस्तान में नहीं है, वो दुनिया भर में। जी तो इसलिए हिंदुस्तान में अगर मेरे लिए शेखर त्रिवेदी या उमंग माथुर के लिए दुनिया में कोई दूसरी धरती का टुकड़ा है तो ठीक है, और जो नहीं है तो फिर समझो कि क्या करना है। जी बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह है कि देश में जो राजनीति का स्तर जो एकदम से चेंज हुआ है पिछले 20-30 सालों के अंदर, कहीं ना कहीं इसी विचारधारा के इर्द गिर्द ही रहकर ये जो हम कह सकते हैं बदलाव आया है। राकेश जी, कितना सहमत है इस बात से? देखिए डिवाइड एंड रूल, शेखर जी की इस बात से सहमत हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि तुष्टिकरण की राजनीति या हिंदुइज्म की राजनीति, आप थोड़ा सा अंतर देखिएगा। तकरीबन मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले जो स्थितियां थी, शायद जिक्र गौर आपने भी किया है, शेखर ने भी किया है क्योंकि हमारे पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम तुष्टिकरण नाम अमूमन भाषा में, राजनीतिक
परिभाषा में तमाम विषयों में आता रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में जिस तरीके से हिंदुइज्म की बात हुई, हिंदू आइडियोलॉजी की बात हुई, तो एक प्रकार से एक बम्पर बहुमत केंद्र में मिलने के बाद में कहीं ना तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये लगने लगा कि हिंदू आइडियोलॉजी पर चल करके बहुसंख्यक समुदाय का अगर डाइवर्जन करना है तो केंद्र में सत्ता पाई जा सकती है, भले ही सत्ता का प्रतिशत 33% के आसपास हो। अब देखिएगा जो केंद्र में सत्ता मिली 2014 में, उसका जो आंकड़ा था वो 33% के आसपास था। लेकिन यानी कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो 33% आंकड़े के साथ में बने। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये भ्रम हो गया कि अगर हिंदू आइडियोलॉजी पर चल करके या हिंदू विचारधारा पर चल करके या हिंदू जो चेहरे हैं उन पर चल करके राजनीति की जाए तो कुछ हद तक इन चीजों से पार पाया जा सकता है। मुस्लिम तुष्टीकरण वर्सेस हिंदू तुष्टीकरण, अगर बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता या तमाम वो नेता अगर हिंदू आइडियोलॉजी की बात कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता के लिहाज से अगर आज अफजल ओवैसी अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों के हितों की बात कर रहे हैं तो गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये तमाम जो बातें हैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को समझनी होगी कि विकास के दावों पर बात ना करके, आप देखिएगा बिहार चुनाव की बात हम लोग करें तो तकरीबन पहले फेज के मतदान के बाद में जिस तरीके से रैलियां हुई और उसके बाद में पूरा चुनाव मुद्दों से हट करके हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यानी कि अति राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद की ओर कैसे मुड़ता है और चुनाव कैसे डाइवर्ट होता है, इन चीजों को हमने बड़ा करीब से देखा है। और यही कारण है देश की राजनीति के पतन का जो कारण हुआ। अगर आज बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रही है या हिंदू आइडियोलॉजी की बात कर रही है तो असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगर बीजेपी को या हिंदुओं को अगर वोट बैंक बढ़ाने के लिहाज से या हैदराबाद में अपनी हुकूमत बचाने के लिहाज से अगर हिंदू आइडियोलॉजी को गाली दे रहे हैं तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधे तौर पर दूसरे पक्ष को चुनौती देते हुए अपने बयानों में नजर आते हैं कि कोई एक पार्टी दोषी होगी, भारतीय जनता पार्टी दोषी होगी या असदुद्दीन ओवैसी दोषी होंगे या कांग्रेस दोषी होगी। और कांग्रेस तो बहुत पहले से, कुल मिलाकर के कांग्रेस ने भी एक दौर में, क्योंकि शेखर जी पुराने व्यक्ति जानते हैं इन चीजों को, कांग्रेस ने भी एक दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में कभी पीछे नहीं रही है। और यही कारण रहा है डिवाइड एंड रूल किस प्रकार से एक विधानसभा के वोटर्स को किस लिहाज से बांटा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बंगाल में जो हुआ, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तमाम राज्यों में होती है, तमाम चीजों में होती है। मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूँ। ममता बनर्जी को जितना हल्के में लिया गया, इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के डाइवर्जन के सहारे काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर रहे कि शायद मुस्लिम वोट बैंक का डाइवर्जन होगा, वो फैक्टर पूरी तरह से फैल रहा है। दूसरी बात, उसी बात पर कायम रहूंगा कि स्थानीय चेहरा, स्थानीय संबंध जब तक मतदाता के साथ में नहीं बनेंगे, आपका सीएम का चेहरा वहां पर नहीं था, आपने वहां पर डिबेट कराई। बिहार में आप भले ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, लेकिन सुशील मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे। बिहार में भी आपके पास चेहरा नहीं था और पश्चिम बंगाल में भी आपके पास चेहरा नहीं था। आसाम में जिस तरीके से सोनोवाल भले ही भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो, लेकिन सोनोवाल के दम पर पार्टी सत्ता में आ जाएगी ये संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है भले ही वो पार्टी छोड़ करके आए हों, लेकिन एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक मजबूत स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के काम वही व्यक्ति कर रहा है जो दूसरी पार्टी छोड़ करके अपने व्यक्तिगत विचारों के कारण से या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिहाज से या भविष्य के लिहाज से पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कैडर बेस्ड जो राजनीति है, वो पुराने राजनेता जो मास लीडर कहे जाते हैं, वही लोग सत्ता दिलाने में कामयाब होते हैं। शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ करके आए, लेकिन वो कद जो ममता बनर्जी का कद है, वो कद उनके बराबर शुभेंदु अधिकारी का नहीं हो सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने जीरो से शुरुआत की, एक अच्छे स्तर पर जाकर के वो आज मतदान परिणाम के दिन बिल्कुल खड़ी हो रही है। तो आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में वहां की राजनीति बिल्कुल अलग तरीके से रूप लेगी। समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाते उठाते आने वाले 5 साल में, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में वहां पर आ जाएगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है केवल कम्युनल राजनीति के आधार पर आप सत्ता में शामिल हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तमाम राज्यों की राजनीति अपने लिहाज से अलग होती है। सिर्फ एनआरसी का मुद्दा या सीए का मुद्दा लेकर के आप चुनाव में अगर जा रहे हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आम मतदाता को सीए या एनआरसी से मतलब नहीं होता है। सिर्फ बीजेपी विचारधारा के लोग सीए और एनआरसी की बात करते हैं, वरना आम मतदाता आज भी रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है। कोरोना प्रबंधन में कैसा आपका प्रबंधन रहा, किस लिहाज से फंड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिया, किस लिहाज से आपके कार्यकर्ताओं ने वहां के कार्यकर्ताओं की मदद की, आम मतदाता की हेल्प की, इन तमाम चीजों को वोट किया जाता है। साइड इफेक्ट कई होते हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है। ममता बनर्जी को पूरी तरह से आम जनता का साथ मिला है, भले ही तमाम सालार उन्हें छोड़ करके चले गए हों, लेकिन
लेकिन ये मैसेज आम जनता के बीच पहुंचा कि ममता दीदी अकेली है, उनका साथ देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी उस वोट बैंक को बुलाने में कामयाब रही है और यही कारण रहा भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आला नेता है, आला जो चिंतक है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीति की तुलना हिंदी भाषी राज्यों से नहीं की जा सकती है। हिंदी भाषी राज्यों की खासतौर पर एमपी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, इन राज्यों की राजनीति बिल्कुल अलग होती है। वहां पर अति राष्ट्रवाद वाला जो विषय होता है वो काफी हद तक सफल रहता आया है और रह सकता है आने वाले चुनाव में। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर आज भी माँ माटी मानुष ये वाली जो थिंक है ये महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज वहां पर सत्ता में नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल राकेश जी, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस और काम करना पड़ेगा। चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार की जीत के बाद में 2024 की तैयारियों में साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि बीजेपी की 2024 की तैयारियों में बंगाल केंद्र में था, लेकिन अब यह मुश्किल हो चला है और बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में, हालांकि जो अभी उन्होंने जमीन तैयार करी है, जैसा कि आप सभी ने बताया, उस जमीन को और ज्यादा मजबूत बनाने में अब और मुश्किलें आना बिल्कुल तय है, क्योंकि जी राकेश जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, महत्वपूर्ण बात ये लोकसभा सीटों के लिहाज से केंद्र में जो फीडबैक तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिलता है वो बंगाल ने भी दिया है, राजस्थान ने भी दिया है, उत्तर प्रदेश ने भी दिया है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से स्थानीय मुद्दों को छोड़कर केंद्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में वोट किया जाता है और यही कारण है कि बीजेपी 2.0 की वापसी हुई है। तो जाहिर सी बात है स्थानीय मुद्दों पर काम होना चाहिए। जी बिल्कुल राकेश जी, सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जहां पर भी हुए, जितनी बार हम सब लोग चर्चा में बैठे हैं, हमने हर बार यही बात करी है कि बीजेपी हमेशा विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आ जाती है, स्थानीय मुद्दों से दूर हो जाती है। लेकिन अब अगर बात करें 2024 की तैयारियों की जो बीजेपी की चल रही थी, पश्चिम बंगाल की हार के बाद में क्या लगता है उन तैयारियों को कितना झटका लगा है? चंद्रसेन जी। देखिए उमंग, एक हौसला तो बड़ा ही है विपक्ष का, क्योंकि एक और जहां सब उम्मीदें खत्म हो जाती थी वहां पश्चिम बंगाल से ममता दीदी की जो जीत हुई है उससे एक हौसला बढ़ा है और उससे एक इनको जोश इनके अंदर आया है कि जब अगर वहां हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या पंजाब में भी इस तरह की स्थिति आ सकती है। लेकिन वहां का चुनाव अलग है, जैसा राकेश जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ की स्थिति बहुत अंतर है वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति में। देखिए बंगाल की बात अगर हम करें, अगर आंकड़े देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए जिस तरीके से लेफ्ट ने और कांग्रेस ने जिस तरीके से क्लीन चिट दी, कि एक रास्ता दिया, वो देखने वाली बात है। और जो वोटों का अंतर है 70 से 80 सीट पर, वो बहुत कम है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज इससे पहले इलेक्शन में कितनी सीट थी? 3 सीट थी। और रातों रात इस तरह से चीजें नहीं बदलती है, क्योंकि 200 सीट पहले से टीएमसी के पास में थी, उसके बाद उसने इलेक्शन लड़ा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे उतने मैजिकल फिगर उनको नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी फाइट बनाई, जिस तरीके के संगठन वहां पर उनका काम किया है, उसको भी देखने वाली बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए यहाँ पर धर्म की राजनीति जो है वो हमेशा हुई है। जैसा शेखर भाई ने कहा है, हिंदू मुस्लिम का वोट बटेगा, लेकिन जिस तरह बंगाल में एक तरफा वोट पड़ गया मुस्लिम का, वहां पर उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी में निश्चित रूप से मुस्लिम वोट बढ़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी करी है। लेकिन चंद्रसेन जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में जो फॉर्मूला अभी आपने भी बताया, शेखर जी ने भी बताया, राकेश जी ने भी बताया कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट ने बहुत आसानी से, जैसे कि अभी आपने बोला, बीजेपी के विजय रथ को एक कह सकते हैं क्लीन रास्ता दे दिया, एकदम बढ़िया हम कह सकते हैं कि सजा के दे दिया। और बीजेपी का विजयी रथ उस क्लीन रास्ते को शायद हो सकता है बीजेपी का थिंक टैंक उसको समझ नहीं पाया और उस साफ सुथरे रास्ते में भी धड़ाम होके गिर गया। चंद्रसेन जी, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अब इस फॉर्मूले पर काम किया जाए? क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो रही है। चंद्रसेन जी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में। उमंग जी, देखिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ जो भी पार्टियां लड़ने जा रही है, उनके अनुभव आपस में सही नहीं है।
चाहे वो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की बात करें एक साथ इलेक्शन लड़ने की, या बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात करें लड़ने की, इनके अनुभव आपस में ठीक नहीं है। इन्होंने जब भी एक साथ इस तरह की शुरुआत करी तो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चली और उनके रिजल्ट भी कभी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। इसलिए यहाँ की स्थिति दूसरी है और यहाँ ये पार्टियां एकजुट होकर नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ती है एक साथ होकर के तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरह ये हाशिए पे है उस तरह ये और हाशिए पे चले जाएंगे और अपना जो इनका संगठन है, जो इनके कार्यकर्ता है, उनको भी ये खो देंगे। क्योंकि अगर एक साथ ये आकर के लड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से ये अपनी अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो बैठेंगी ये पार्टियां। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, खैर अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनावों में और साथ ही साथ 2024 की जो बीजेपी की जो तैयारियां थी उन पर कितना क्या कुछ असर पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए राकेश जी आपका, शेखर जी आपका, चंद्रसेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि तमाम दावे बीजेपी के यहां पर फेल होते दिखाई दिए और अब दीदी और दीदी की जगह दीदी ही दीदी हो गया। और अब जैसा कि हर चुनावी परिणाम के बाद में देखा जाता है, चुनावी परिणाम आने के बाद में, हालांकि अभी पूरे नहीं आए लेकिन फिर भी जितने आए हैं उतने बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। और अब सोशल मीडिया पे वायरल मैसेजेस की, वायरल जुमलों की बहार सी आ गई है और जिनमें से एक मैसेज ये भी आया है कि दीदी और दीदी कहने वाले दादा कहां चले गए। खैर मस्ती मजाक की एक अपनी अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये हार बीजेपी के लिए कई मायनों में काफी सीख देने वाली जरूर होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।